भारत के लिए कनाडा के साथ ये डिप्लोमेटिक रीसेट के तौर पर अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? क्या क्या अहम होने वाला है समिट के दौरान? बिल्कुल, यहाँ पे दो अहम मुद्दे हैं। एक तो G7 समिट का है, जो आउटरीच सेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे कैनानास्किस में। लेकिन ज्यादातर इंटरेस्ट जो इस वक्त लोगों के बीच है वो भारत और कनाडा के रिश्तों की वजह से है। ये रिश्ते 2023 से काफी बिगड़ गए थे, जब से जस्टिन ट्रूडो, जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संसद में यहाँ की बोला था कि भारत का हाथ था हरदीप सिंह निज्जर की मौत में। इंडिया ने इसको बिल्कुल डिनाई किया था, बेसलेस एलिगेशन बताया था, और उसके बाद से हमने एक सिलसिला देखा था जहां की दोनों साइड के डिप्लोमैट्स एक कुछ वक्त पर दोनों कंट्रीज ने वापस भेज दिए थे, और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों देशों के इस वक्त हाई कमिश्नर्स एक दूसरे की कंट्री में नहीं है। इसके चलते प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो जेस्चर दिखाया है इंडिया को बुलाने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्सेप्टेंस का जेस्चर दिया है और अब कनाडा में पहुंच गए हैं, सिर्फ इस जेस्चर को देख के ही यहाँ के लोग और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। वीजा से लेकर स्टूडेंट परमिट तक, ट्रेडिंग, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर इन सब का असर पड़ता है। अगर दो देशों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उनका ये मानना है कि ये पहला कदम है, अच्छा कदम है, और वो उम्मीद रखते हैं कि जब दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे, जो कल मुलाकात है दोनों की, तो अहम मुद्दों पे बात होगी और एक आइस ब्रेकर की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा भी कई बायलैटरल्स यहाँ पर होनी है, उसको लेकर क्या चर्चाएं वहां पर हैं, उससे क्या हम उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बायलैटरल मीटिंग तो मार्क कार्नी के साथ है और सब नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हमें यही एक रिश्ता है जो कि सबसे ज्यादा, अगर G7 के देशों के बीच में देखा जाए, जो भारत का है, सबसे ज्यादा खराब कनाडा से। तो क्या दोनों देश अब अपने जो टॉप डिप्लोमैट्स हैं उनको क्या रीइंस्टेट करेंगे इन मुलाकातों के बाद? क्या दोनों देश कोई मैकेनिज्म लेकर आएंगे लॉ एनफोर्समेंट का या इंटेलिजेंस का? जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स की शिकायतें भारत करता रहा है कि इन सब जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको कनाडा ने यहाँ पे संरक्षण दे रखा है, क्या उन सब मुद्दों पे बात होगी? ये एक अहम बायलैटरल मीटिंग है। एक बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी, एक स्पेक्यूलेशन था कि शायद कोई पुल साइड हो जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप आज डिनर के बाद, जो हेड्स ऑफ स्टेट का डिनर है, उसके बाद G7 समिट आधी छोड़कर वापस वॉशिंगटन DC जा रहे हैं, क्योंकि जो रीजन स्टेट करा है व्हाइट हाउस ने कि ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है वो एस्केलेट हो गई है, उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप को वापस जाना पड़ रहा है। तो एक तो हम वो रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो पुल साइड हो जाए। वो एक महत्वपूर्ण मुलाकात होती, अगर 5 मिनट के लिए भी होती तो महत्वपूर्ण होती, इस वजह से क्योंकि जो भारत पाक के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें भारत ने हालांकि 2-3 बार ये बात खारिज की थी कि सीज फायर US की वजह से हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार यही बात दोहराते दिखे। तो उस बैकड्रॉप के बीच ये मुलाकात इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन अब ये पुल साइड पॉसिबल नहीं है। तो ये जी महा, एक और सवाल इसको लेकर ये था, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं भी एजेंडे में शामिल होती हैं G7 के, और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया कि G8 होता अगर तो ये बेहतर होता, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार भी ठहरा दिया ओबामा और ट्रूडो को। तो क्या अब इस पर भी चर्चा संभव है यहाँ पर इस बार? इसको लेकर कोई चर्चा वहाँ पर है कि G7 का विस्तार भी यहाँ पर हो सकता है, होना चाहिए? देखिए, अभी तो G7 में खुद ही जो सदस्य हैं G7 के 7 सबसे अमीर देश और यूरोपियन यूनियन, उनके खुद की जो सहमति है वो बहुत सारे इश्यूज पे नहीं बन रही है। वो खुद आपस में उन सब में एक तरह का टकराव दिख रहा है। स्पेशली अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के तरफ देखें तो ट्रंप एक तरफ और सारे और जो G7 के देश हैं और यूरोपियन यूनियन है वो एक तरफ। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी इन सब देशों को और यूरोपियन यूनियन को आ रहा था, दिक्कत जो आ रही थी, वो राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से आ रही थी। जिस तरह से
उन्होंने जो टैरिफ्स की वजह से ट्रेड वॉर छेड़ रखी हैं, और खास करके होस्ट कनाडा के खिलाफ 25% टैरिफ इनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, 50% टैरिफ एल्युमिनियम और स्टील पे है, 10% टैरिफ एनर्जी एक्सपोर्ट पर है, यानी कि जो एनर्जी यूएस इंपोर्ट करता है कनाडा से। इस सब को लेकर कनाडा का ये मानना था कि उनकी तो इकोनॉमी ही पूरी खराब हो जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और उनका बहुत कनेडियंस का ये मानना है कि ये जो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कोअर्जन है, वो इस वजह से क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कनाडा को एनेक्स करना चाहते हैं। तो विस्तार की तो बात एक तरफ, ताबिश यहाँ पे तो अभी जो देश अभी मेंबर्स हैं, ग्रुपिंग है, उनमें खुद में सहमति नहीं बन रही है। इस हद तक अभी डिविजन्स हैं कि पिछली दफा जब कनाडा में G7 समिट हुई थी 8 साल पहले 2018 में, तब प्रेसिडेंट ट्रंप वो छोड़ के चले गए थे बीच G7 समिट के, और उन्होंने आज भी तो यही स्थिति है। आज भी व्हाइट हाउस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस आयोजन से ट्रंप जो है इसे बीच में ही छोड़कर लौट आएंगे, चाहे इसका रीजन वो मिडिल ईस्ट में तनाव को ही बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका और कनाडा के बीच संबंध जो है उन्हें प्रगाढ़ करने की अपॉर्चुनिटी थी। क्या लगता है कनाडा इस मायनों में कुछ एस्टैब्लिश कर पाएगा? अदिति, आपको अपना सवाल एक बार दोहराना पड़ेगा, स्टूडियो का ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप 2018 की बात कर रही थी जब ट्रंप जो है G7 समिट को बीच में छोड़कर चले गए थे। आज भी वही स्थिति है, व्हाइट हाउस की तरफ से यही बताया गया है कि मिडिल ईस्ट, चाहे बहाना यही है, मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप जो है एक दिन पहले वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस G7 समिट के दौरान कनाडा और अमेरिका के रिश्तों को प्रगाढ़ करने की एक अपॉर्चुनिटी थी कनाडा के पास। अब आपको क्या लगता है इस दिशा में कुछ ठीक हो पाएगा? अगर अदिति कनाडा और अमेरिका के रिश्तों की बात करी जाए तो उनकी जो मुलाकात हुई आज, उसमें भी हमने थोड़ा सा एक अटपटा सा माहौल देखा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे दूसरे मसलों पे बात करने लगे, रिपोर्टर्स जब सवाल पूछ रहे थे उनसे तो वो पिछले मुद्दों पर चले गए कि जो बाइडेन ने बहुत सारे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को यूएस में आने दिया और उन्होंने उन पे इमिग्रेंट्स पे आरोप लगाने शुरू कर दिए, एक तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स पे, उनको क्रिमिनल और कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बड़े एक पोलाइट तरीके से उनको बीच में कट शॉर्ट कर दिया, ये कह के कि G7 के समिट के होस्ट के नजरिए से उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्राइवेटली डिस्कस होने चाहिए, और वो फिर बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर दोनों नेता उठ गए। हालांकि रिपोर्टर्स और सवाल पूछना चाह रहे थे। तो ये डिस्कम्फर्ट जो अभी इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का और देशों के साथ है, वो काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें दिख रहा है, सिर्फ G7 पे नहीं, बायलैटरली भी जब बात हो रही है तो इस तरह का माहौल बन रहा है। तो इस वक्त कहाँ रिश्ते जा रहे हैं और इन रिश्तों में सुधार कैसे आएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि जो हालात इजराइल और ईरान के बीच बने हुए हैं उस पर भी दुनिया की निगाहें यहाँ पर हैं और इसको लेकर भी यहाँ पर मुमकिन है कि चर्चा हो। खबर ये भी कि एक राय बनाने को लेकर एक साझा प्रस्ताव लाने की भी कोशिश यहाँ पर होगी, इसको लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और ये पूरा लोगों को ये एहसास था इस बात का कि जो इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त लड़ाई चल रही है वो पूरी G7 समिट को ओवरशैडो कर सकती है। तो एक तरह से तो आप उसका पहला फॉलोआउट देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट आदि छोड़ के वापस जा रहे हैं और व्हाइट हाउस का कहना है कि ये इसी लड़ाई की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ इमानुएल मैक्रोन जो है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जा रहे हैं, इसको नेगेटिवली ना देखा जाए, पॉजिटिवली देखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि वही कोई सीजफायर करा पाए इस वक्त जबकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के खुद के स्टेटमेंट्स देखे जाए, ट्रूथ सोशल, जहां पर वो बहुत सोशल मीडिया जो साइट है जहां पे वो बहुत खुल के लिखते हैं, उसमें उन्होंने बोला कि ईरान को यूएस के साथ न्यूक्लियर डील कर लेनी चाहिए थी, 60 दिन दिए गए थे, क्योंकि ये डील नहीं हुई तो 61st डे पर
इजराइल ने अटैक किया और उन्होंने उसमें जी। ये तक कह दिया कि तेहरान में लोगों को इवैक्यूएट कर देना चाहिए इस वक्त, जिससे काफी हड़कंप मच गई है तेहरान में। तो इन सबको देखते हुए G7 को इतनी बड़ी बैठक है, कोई स्टेटमेंट इशू करना चाहिए इस स्थिति पर, ये उम्मीद जरूर है। जी, महा सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।